अब सेकंड जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है इविंग्स सार्कोमा। ये बच्चों में होता है और छोटे बच्चों के अंदर। तो ये बच्चों में होता है, यंग एडल्ट में होता है। यूजुअली ये पेल्विस, जिसको हम कई बार फ्लैट बोन्स भी बोलते हैं। फ्लैट बोन मतलब जैसे यहाँ पे स्कैपुला नाम की कंधे की हड्डी होती है, इसको फ्लैट बोन होते हैं। पेल्विस एक फ्लैट बोन है, या पांव की जो हड्डियां हैं उसमें कुछ हिस्सों में ये हो सकता है। अब ये जो कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा, एक्चुअली ये हम कैंसर डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ड्रेनिंग कैंसर होते हैं। क्यों? ये वो उम्र होती है जब बच्चा जस्ट अपने यौवन के अंदर घुस रहा होता है, अपने कुछ ऐसे जिंदगी के ड्रीम्स बनाए हैं, सपने बुने हैं, करियर स्टार्ट होने वाला है, कोई जॉब चालू होने वाला है, पढ़ाई जस्ट खत्म हुई है, कॉलेज जाने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है कि जैसे अगर मेरे बच्चे इस सेम उम्र में हैं तो इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है कि अरे ये तो हमारे बच्चों की उम्र के पेशेंट है और कैंसर हो गया। इसमें हम डॉक्टर्स के ऊपर ये काफ़ी इमोशनली बहुत जोर डालता है। सिमिलरली ये जो इविंग सार्कोमा है, जो और छोटे बच्चों में होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, जो काफ़ी कई बार हमें बहुत दुख पहुंचाता है। खैर एनीवे, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, हम करेंगे। तो तीसरे कैंसर की बात करें तो है कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये अक्सर मिडिल एज मतलब 40, 30 से 50 की उम्र में, और या तो कंधे, पेल्विस या फिर हिप्स, इस जगह होता है। और यहाँ आता है कंफ्यूजन। लोग सोचते हैं कि अरे चलते चलते कोई गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, दर्द हो रहा होगा, सूजन आ गई होगी, और करीब करीब ऑन एन एवरेज एक दो महीने के तो लेट होता ही होता है लोग हमारे पास जब तक पहुँचते हैं। इसके लिए ये 3 कैंसर के टाइप समझना जरूरी है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस उम्र में प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आए पते की बात कि भाई कैंसर सस्पेक्ट कर लिया, सोचा कि कैंसर है, तो अब क्या, कैसे रूल आउट करें, कैसे कंफर्म करें कि भाई ये कैंसर ही है या कुछ और बीमारी हुई। तो मेरे बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और इस तरह की हिस्ट्री वगैरह मुझे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक टेस्ट बोलता हूँ, एक्सरे। एक्सरे आज अपने देश के कोने कोने में है और बहुत सिंपल टेस्ट है। 5 मिनट में फिल्म मिल जाती है, रिपोर्ट इमीडिएटली मिल जाती है। और मेरे जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे बोलते हैं, सबसे पहले एक्सरे करा के एक्सरे अपलोड करो, चाहे जितने टेस्ट आ गए हो, एडवांस टेस्ट हो। बोन कैंसर में एक्सरे की महत्वता सबसे ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरे के बेसिस पे, और एक्सरे 2 प्रकार के, एक तो जिस जगह कैंसर सस्पिशन है, बात में, जांघ में या कहीं और, उस जगह का एक्सरे, और एक छाती का एक्सरे। ये 2 एक्सरे इंपॉर्टेंट है। 95% में अगर कैंसर इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां वो पकड़ में आ जाता है एक्सरे में, तो केवल एक्सरे देखकर हम मेजॉरिटी ऑफ केस में बोल सकते हैं कि हाँ ये बोन कैंसर है, और एडवांस टेस्ट कराएं। अभी और एडवांस टेस्ट में क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट हो सकते हैं जैसे सीटी स्कैन, जो एक्सरे वाले ही बीम रेडिएशन यूज़ करके आपकी पूरी बॉडी को चेकिंग करता है। और टेस्ट होते हैं एमआरआई हर जगह तो अवेलेबल नहीं है इंडिया के, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बड़ी सिटीज़ के अंदर तो डेफिनेटली अवेलेबल है। और एमआरआई इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली कैंसर का लोकल स्प्रेड, मतलब यहाँ अगर बोन में कैंसर हुआ है तो वो क्या मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, बोन के अंदर भी ये कितना ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है, ये एमआरआई से मालूम चलता है। जो एडवांस सेंटर है जैसे और बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह, वहाँ पेट सीटी स्कैन, और पेट सीटी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन एक एफडीजी पेट सीटी स्कैन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। और कुछ लोग बोन स्कैन भी करवाते हैं। ये सब हर जगह अवेलेबल नहीं होता, एक्सरे और सीटी स्कैन हर जगह अवेलेबल रहता है। तो पॉइंट नंबर 5, अगर हमने ये सब स्कैन करा लिए और स्कैन पे मालूम भी चल गया कि हाँ भाई ये हाई चांसेस है कि कैंसर हो सकता है, अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो स्कैन के बाद हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये कैंसर किस टाइप का है। मैंने आपको 3 टाइप बताए, तो जिस टाइप का है वो कंफर्म करने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, और तीनों का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है।
क्या टाइप ऑफ सर्जरी करनी है, किस टाइप की कीमोथेरेपी देनी है, किस टाइप का कुछ और करना है, वो कैंसर के टाइप पे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए ये टाइप मालूम करने के लिए हम करते हैं बायोप्सी। अब बेसिकली ये बायोप्सी है क्या? बायोप्सी एक नीडल होती है, थोड़ी मोटी होती है, जिसको हम जहाँ पे कैंसर सस्पिशन है उसके अंदर डालकर छोटा सा पीस निकाल कर लैब के अंदर भेजते हैं और मालूम करते हैं कि वो किस टाइप का कैंसर है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स उसमें डालते हैं, वो सब डालने के बाद हमें मालूम चलता है कि किस टाइप का है। अब ये दो इंफॉर्मेशन, मतलब स्कैन की रिपोर्ट्स और बायोप्सी, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है कि ट्रीटमेंट क्या देना है। क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन होता है लोगों के बारे में, लोग पूछते हैं सर स्टेज क्या है। बोन कैंसर एक ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकली दो स्टेजेस है, या तो वो लोकल है या फिर वो स्प्रेड हो चुका है। लोकल मतलब स्टेज 1, 2, 3 हो सकता है लेकिन एक ही जगह है, और स्टेज 4 मतलब कहीं और फैल चुका है। सो स्टेज 1, 2, 3 के अंदर बस साइज बड़ा होता जाता है लेकिन बीमारी अभी भी एक ही जगह होती है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अभी भी यहीं पे है। जब ये फैल के स्टेज कहीं और चले गया, लंग्स में चले गया, तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 का मतलब अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट अग्रेसिव करना पड़ता है, और पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद भी हो सकता है कि चीज़ क्योर ना हो। अब लास्ट पार्ट है, सब हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गए, टेस्टिंग हो गई, ट्रीटमेंट क्या करना है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। सर्जरी मतलब जहाँ पे गांठ हुई है उसको हम निकाल सकते हैं। कीमोथेरेपी मतलब कुछ ऐसे इंजेक्शन वगैरह हम दे सकते हैं जिससे कैंसर छोटा हो जाए। कभी कभी हम, ये जो मैं बाइट बोल रहा हूँ, ये आपको बायोप्सी से पहले लगानी है, नेक्स्ट 1 मिनट की बाइट। अब जो ये बायोप्सी है, बायोप्सी आपको वो अपना सेंटर जहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेने वाले हो उसको अच्छे से चूज़ करना चाहिए। जो सर्जन आपको ऑपरेट करने वाला है उसको अच्छे से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से बायोप्सी करी है वो रास्ता आपको सर्जरी में कंपलसरी निकालना चाहिए, निकालना ही है। ये इसलिए क्योंकि जहाँ से आपने सुई डाली है उस जगह, उस ट्रैक्ट के अंदर कैंसर स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए अपना सेंटर जहाँ पे आप सर्जरी कराने वाले हैं चूज करिए, और कम से कम बायोप्सी उसी जगह करिए। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं जहाँ पेशेंट किसी विलेज से है, कोई गाँव से है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वहीं लोकल सेंटर में बायोप्सी कर दी जाती है। बायोप्सी के बाद उसमें कैंसर आता है, और जब वो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें नहीं पता कि उसका बायोप्सी कहाँ से किया था, बायोप्सी हुआ था इतना पता है। अब इस सिचुएशन में हम कई बार ढंग से सर्जरी प्लान नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली कितना हिस्सा निकालना है। इसके लिए अपना सेंटर अच्छे से चूज करिए, जहाँ आप जा सकते हैं, पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वहाँ का सेंटर चूज करिए। तो ये जो पीस है, बेसिकली मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। ये आप जो मैंने बायोप्सी का बताया कि बायोप्सी वो सेंटर में करनी चाहिए जहाँ पे जो सर्जन करने वाला है उसी जगह बायोप्सी, उस जगह आप ये वाला डायग्राम दिखा सकते हैं। तो बैक टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अब सर्जरी की बात करें तो आपको अपना सर्जन ढंग से चुनना चाहिए। मैं सारे सर्जन्स पे रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सर्जरी की एक्सपर्टीज, मतलब कितने ज़्यादा सर्जरीज करी हैं, इस तरह की कैंसर की सर्जरी वो मैटर करता है। सिंपल ऑर्थोपेडिशियन जो बोन कैंसर की सर्जरीज में एक्सपर्ट नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बोन कैंसर की सर्जरी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्जरी की एक्सटेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कैंसर को क्योर कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। प्लस एक और बात है कि बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि आज के दौरान मॉडर्न टेक्निक्स के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से पेशेंट का जो फंक्शन है, आर्म है या लेग है या हिप है, वो हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। पहले के ज़माने में जब कीमोथेरेपी वगैरह इतने एडवांस नहीं थी, सर्जरी इतने एडवांस नहीं थी, अगर यहाँ तक कैंसर है हटा दो, अब इस हिस्से को हटा दिया तो आप ये हिस्सा भी नहीं रख सकते, तो बेसिकली पूरा हाथ काटना पड़ता था। वैसे ही अगर जांघ में कैंसर हुआ है तो आपको पूरा पाँव काटना पड़ता था। उसी के बजाय आज हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का किसी तरह हाथ या पाँव बच जाए, उसको हम कहते हैं लिम्फ साल्वेज। सो लिम्फ साल्वेज हमारा मेन टारगेट रहता है, और इस लिम्फ साल्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोस्थेसिस मतलब नकली
बॉडी पार्ट्स। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी का हाथ काट दिया तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है कि नकली हाथ, इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस देखने में एक हाथ लटका रहता है। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल बोन के हिस्से हैं। जैसे अगर इतना बोन हटाया, अगर आधी ही बोन हटाई है तो नकली बोन लगाई जा सकती है, किसी और हिस्से की बोन यहाँ पे लगाई जा सकती है, या फिर मेटल का ऐसा बॉडी पार्ट बना के यहाँ पे लगाया जा सकता है जिससे बाकी बोन बचा सके। ये सारी टेक्निक्स काफ़ी एडवांस्ड होती है। नॉर्मल डॉक्टर जिसको बोन कैंसर की सर्जरी का एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वो इस सब टॉपिक्स में अप टू डेटेड ना हो। इसलिए जिस सेंटर्स के ऊपर बोन कैंसर की सर्जरी फ्रीक्वेंटली होती है उसी सेंटर पे करिए। लेटेस्ट इस बोन कैंसर की सर्जरीज में आया है 3D प्रिंटेड, मतलब आपकी बोन अगर सिग्निफिकेंट हिस्सा निकल गया है तो 3D प्रिंटर से सिमिलर बोन शेप बनाकर हम आपकी बोन प्रिजर्व कर सकते हैं, जो फंक्शन है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी कारण से बोन हम हाथ या पाँव नहीं बचा पाए तो बायोनिक आर्म या बायोनिक लेग लग सकते हैं, और इनकी ट्रेनिंग सर्जरी के इमीडिएटली बाद शुरू होती है ताकि पेशेंट उससे इक्विप हो पाए। तो ये सब चीज़ें छोटे सेंटर्स पे या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है हो सकता है ना हो पाए। और क्या सिचुएशन है जहाँ सर्जन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सार्कोमास बच्चों में होता है, टीन एज में होता है, इविंग सार्कोमा और छोटे बच्चों में होता है। सो अगर किसी एक पाँव में ये सर्जरी हुई है और आपने उसका बोन में सर्जरी करी, बोन को काट दिया वगैरह वगैरह, तो पाँव के अंदर लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। एक पाँव लंबा हो सकता है, एक पाँव छोटा हो सकता है। उसके कारण पेशेंट का, बच्चे का पोस्चर बिगड़ सकता है, डेवलपमेंट बिगड़ सकता है। और पुराने ज़माने में तो एक ही ऑप्शन था कि भाई जो पाँव छोटा है उसके नीचे हील वाला जूता लगा दो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड मेगा प्रोस्थेसिस आ गए हैं जो हम बोन के अंदर डाल देते हैं, बोन को बड़ा कर सकते हैं। अगर बोन का वो हिस्सा कटा है जो जॉइंट के ऊपर है तो वो मेगा प्रोस्थेसिस से एक्सपैंडेबल, मतलब उसके अंदर स्क्रू होता है जिससे हम एक्सपैंड करते जाते हैं, तो पेशेंट की हाइट भी बढ़ती जाती है, लेग की हाइट भी बढ़ती जाती है, तो पेशेंट को फ्यूचर के अंदर हाइट के डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो ये सारे एडवांस टेक्निक्स हैं जो बोन कैंसर के सर्जरी में इम्पॉर्टेंट है। आप कम से कम एक सेकेंड ओपिनियन और ऑनलाइन ओपिनियन ले सकते हैं एक्सपर्ट कैंसर डॉक्टर से कि किस तरह की सर्जरी, किस तरह का प्रोस्थेसिस, किस तरह का आर्टिफिशियल कोई बॉडी का हिस्सा लगा के या तो लिम्ब को सेव किया जा सके जिसका फंक्शन बच जाए, या फिर अगर नहीं बचा सके तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, उस तरह के आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। अब अगर कीमोथेरेपी की बात करें, ऑस्टियोसार्कोमा की कीमोथेरेपी काफ़ी स्टैंडर्ड है पिछले कई सालों से, लेकिन छोटे सेंटर्स पे या जहाँ पे बहुत पेरिफेरी में सेंटर्स है, हो सकता है फुल डोज कीमोथेरेपी ना दे पाएँ। बहुत सारे इसके कारण होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीमोथेरेपी सार्कोमा की होती है, जैसे सिस्प्लैटिन, एड्रियामाइसिन, मिथोट्रेक्सेट। तो ये मिथोट्रेक्सेट जो है बड़े सेंटर में, एक स्टैंडर्ड सेंटर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे मिथोट्रेक्सेट लेवल छोटी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होता। तो ऑफन जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं वहाँ पर हमें डोज कम करके देना पड़ता है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। उस सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि रिजल्ट भी कम आए। इसके लिए कीमोथेरेपी, बोन कैंसर की कीमोथेरेपी हैवी डोज रहती है। आप उसी सेंटर में लीजिए जहाँ इस सब इंजेक्शंस को देने के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इविंग सार्कोमा के लिए कुछ और तरह की कीमोथेरेपी लगती है, जैसे विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इटोपोसाइड। तो इस तरह की कीमोथेरेपी को देने का एक खास तरीका होता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बार बार इंजेक्शन नहीं लगाते, हम उसमें कीमोपोर्ट फिट करते हैं या पिकलाइन फिट करते हैं। मेरी सेपरेट वीडियोस है, ये सब कीमोथेरेपी के ऊपर मैंने कम से कम आधा घंटा 40 मिनट की वीडियोस बना रही है कि किस तरह से आप इनके साइड इफ़ेक्ट से डील कर सकते हैं, ये किस तरह के साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। कीमोपोर्ट क्या होता है, क्यों डाला जाता है, कैसे, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे उसका ख्याल रखना है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस हैं। पिकलाइन क्या होता है, पिकलाइन कैसे डलता है, बच्चों में क्या डालना चाहिए, ये सब वीडियो सेपरेट वीडियो है। तो आपने देखा कि कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ रेडिएशन। अभी रेडिएशन हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, रेडिएशन की मशीन भी बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो जो एडवांस सेंटर्स हैं जहाँ पे लेटेस्ट मशीन अवेलेबल है
वहाँ पे आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कितना अगर ये कितनी जगह कैंसर हुआ है तो कितनी जगह रेडिएशन देने वाले हैं, या कोई स्पेशल टेक्निक्स अवेलेबल है रेडिएशन। जैसे एक टेक्निक होती है IORT, इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी, मतलब जब सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी में करके हड्डी निकाल के रेडिएशन डिपार्टमेंट में वो हड्डी जाती है, हड्डी जाने के बाद उसको रेडिएट करते हैं, स्पेशल डोज से रेडिएट करते हैं, फिर वापस बिठाते हैं, या फिर हो सकता है बोन बैंक में रख दिया जाए जब तक कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आ गए। तो इस तरह की एडवांस रेडिएशन टेक्निक्स हर जगह, छोटी जगह, छोटे सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। आपका जो सेंटर है आपको एक ढंग से सोच समझ के चूज करना चाहिए। बोन कैंसर का ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट आइडियली एक जगह होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बीमारी है, इसकी कीमो भी कॉम्प्लेक्स है, इसका रेडिएशन भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जब हमने ये 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, एक आखिरी पॉइंट है जो ऑफन नेग्लेक्टेड पॉइंट है, और उस आखिरी पॉइंट का नाम है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, बोन कैंसर्स वगैरह इस तरह की उम्र में होते हैं, टीनेज, यंग एडल्ट्स या बच्चे, और बोन कैंसर ठीक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में हो जाता है। तो जब ये बच्चे ठीक हुए या ये यंग एडल्ट्स, टीनेज ठीक हो गए, आगे जाके इनकी शादी हुई, और उस वक्त हो सकता है कि 10% लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैराइटल फंक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसमें हो सकता है कमी आ जाए, और ये चीज़ पेशेंट के माँ बाप और डॉक्टर भी कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बच्चे, पहले जान बचेगी, आगे देखेंगे, होगा तब होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप पेशेंट की तरफ से सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसको वो ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रीटमेंट होता है, उससे लड़ के बाहर आके ठीक हो गया और अब नॉर्मल ज़िंदगी में उतरता है, और तब एक नई भी तकलीफ आनी शुरू होती है कि रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है। ये सब क्यों होता है? बेसिकली जो हमारी कीमोथेरेपी, जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड हम इसमें दे रहे हैं, इटोपोसाइड हम इसमें दे रहे हैं, 10% लोगों को ऐसा होता है कि स्पर्म डैमेज हो जाए, या ओवम मतलब जो फीमेल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाए, तो नॉर्मल फंक्शंस में स्पर्म्स या ओवम नहीं बनते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि स्पर्म बैंकिंग मेल्स के लिए या ओवा प्रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए करवा दिया जाए। अगर किसी कारण से नहीं करवा सकते हैं तो कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसके कारण हम ओवा के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं टेम्पररी, और उससे फिर जो कीमोथेरेपी के होने वाले डैमेजेस हैं वो कम होते हैं, और इस तरीके से हम पेशेंट के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट मेरी तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कैंसर पेशेंट के लिए समझने के लिए। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो बोन कैंसर से लड़ाई लड़ रहा है, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, पाठशाला प्रोग्राम, जो स्पेशली हमने डिज़ाइन किया उन पेशेंट्स के लिए जो मेडिकली इक्विप्ड हैं, जैसे नर्सेज, पैराक्लिनिकल स्टाफ, या ऐसे पेशेंट जो और डेप्थ में अपने कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोग्राम उनके लिए आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत पाठक।